नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो का हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत 20वां अध्याय 20वां समय है, जिसका नाम है पद्मावती समय। इससे पूर्व की कक्षा में हमने पद्मावती समय के ही कुछ पदों का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था पद्मावती के नक्षिक रूप सौंदर्य का चित्रण और पद्मावती के पिता के द्वारा उनके विवाह की चिंता, उनके कुलगुरु को भेजना योग्य वर को ढूंढने के लिए, और पद्मावती ने किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान को पत्र लिखा और उन्हें उससे विवाह करने के लिए कहा। आज की आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे उन पद्मावती समय के अन्य पद जो कि हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। आइए शुरू करते हैं पद्मावती समय। तो ये जो पद है हमारे सामने, ये पद इस बात को इसमें कवि ये कहना चाह रहा है कि जब पद्मावती ने पृथ्वीराज को पत्र लिखा और पद्मावती के पास जो तोता था वो उस पत्र को लेकर पृथ्वीराज तक पहुंचा और उसने पृथ्वीराज चौहान के आगे पद्मावती के रूप सौंदर्य का खूब चित्रण किया, उसके बारे में बताया, और जैसे ही उन्होंने इस पत्र को पढ़ा तो वो किस प्रकार से पद्मावती के लिए उसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनके विवाह करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो उस प्रसंग को इस पद में कवि व्यक्त कर रहा है। आइए शुरू करते हैं। ओह खरी उह पल उहे दिन बेर उहे सजी, सकल सूर सामंत लिए सब भोली बम्बबाजी। और कवि चंद अनूप रूप सरसेवर कह बहु, और सेन सब पक्ष सहस सेनति सखो। चामंडराय दिल्ली धर गणपति करी गढ़ भार दिए, अलगार राज पृथ्वीराज तब पूरब दिश तक गमन किए। तो जैसे ही पृथ्वीराज को चौहान को पद्मावती का पत्र मिलता है और तोता उन्हें उनका संदेश देता है, तो उसको पढ़ते ही उर खई उह पल, उसी घड़ी उसी क्षण, उह दिन बेर उह सजी, उसी दिन उसी पल में वो क्या है, वहां जाने की तैयारी कर लेते हैं। सकल सूर सामंत लिए सब बोली बम्ब बाजी, और वो अपने सभी वीरों को सामंतों को बुलाते हैं और शंख बजाकर उन्हें आने का सूचना पहुंचाते हैं। सकल सूर सामंत, सभी शूरवीरों को सामंतों को शंख बजाकर एकत्रित करते हैं और उन्हें अपने पास बुलाते हैं। और कवि चंद अनूप रूप सरसेवर कह बहु, और साथ ही साथ अपने कुल के कवि जो हैं चंद बरदाई, पृथ्वीराज जो है चंद बरदाई को भी बुलाते हैं, जो कि रूप में पृथ्वीराज चौहान जैसे ही हैं और उनके घनिष्ठ मित्र भी हैं। और सेन सब पक्ष सहस सेन तिये सखो, तो सखो शब्द का अर्थ है हजार। तो वो पूरी सेना को तो वहां पर दिल्ली में छोड़ते हैं और अपने साथ कौन लेके जाते हैं, केवल मात्र 3000 की सेना, 3000 की सेना को वो अपने साथ लेकर चलते हैं और बाकी सभी सैनिकों को दिल्ली में छोड़ देते हैं। चामंड राय दिल्ली धरी गणपति कई गढ़ भार दियो, और अपने सेनापति ये चामंड राय उनका सेनापति है, अपने सेनापति चामंड राय को दिल्ली का गणपति नियुक्त करते हैं और उसे पूरी दिल्ली की रक्षा का भार सौंपते हुए वो निकल पड़ते हैं। अलगार राज पृथ्वीराज तब पूरब दिश तक गमन की ओर। इस प्रकार से अलगार शब्द का मैंने आपको पहले बताया था गुप्त होता है, तो गुप्त रूप से पृथ्वीराज पूरब दिशा की ओर गमन करते हैं पद्मावती को पाने के लिए और उनसे विवाह करने के लिए। तो ये पद ये स्पष्ट कर रहा है कि कैसे पृथ्वीराज चौहान को पत्र मिलता है और उसके बाद वो उसी घड़ी उसी पल उसी क्षण उसी दिन पद्मावती से विवाह करने के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। सभी शूरवीरों को, सामंतों को, योद्धाओं को शंख बजाकर अपने पास बुलाते हैं, एकत्रित करते हैं और साथ ही अपने कवि चंद्रवरदाई को बुलाते हैं, जो कि रूप में पृथ्वीराज चौहान जैसे ही हैं और उनके घनिष्ठ सखा भी हैं, और अपनी सभी सेना को, पूरी सेना को दिल्ली में छोड़ते हैं और अपने साथ मात्र केवल 3000 सैनिकों को ले जाते हैं और दिल्ली का जो गणपति बनाते हैं वो अपने सेनापति चामंड राय को बनाकर और दिल्ली का भार उसे सौंपते हैं, दिल्ली की रक्षा का भार उसे सौंपते हैं और पद्मावती को पाने के लिए गुप्त रूप से वो पूर्व दिशा की ओर गमन करते हैं, निकल पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला पद देखते हैं। तो इस पद में ये बताया गया कि किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान तो पद्मावती को लेने के लिए निकल पड़े
यह सूचना गजनी के शासक शहाबुद्दीन गौरी को मिल जाती है कि पृथ्वीराज चौहान छोटी सी सेना के साथ पद्मावती के लिए समुद्र शिखर की तरफ जा रहे हैं और इसका वो फायदा उठाते हुए उन पर आक्रमण करने का प्रयास करता है। और उसे जैसे ही सूचना मिलती है वो अपने वीर योद्धा सैनिकों को बुलाता है, एकत्रित करता है और पृथ्वीराज पर चढ़ाई करने की तैयारी कर देता है। सुन गज्जे आवाज चढ़्यो साहबदीन बर, खुरासान सुल्तान कांस कावलिये मीर धुर, जग जुरन जालिम जुच्छार फुजसार भार भूग, धरधम की फजशेष गगन रवि लुपिरेन हुआ, उल्टी प्रवाह मनु सिंधु सर, रुक की राह अड़ियो रहिए, तीही धरी राज पृथ्वीराज सो, चंद वचन ही विधि कहिए। तो यहाँ पर ये पद स्पष्ट कर रहा है कि किस प्रकार से शहाबुद्दीन गौरी को जब ये सूचना मिलती है कि पृथ्वीराज अपनी छोटी सी सेना के साथ समुद्र शिखर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो वो उन पर आक्रमण की कैसे तैयारी करते हैं। तो कहते हैं चंद सुन गज्जे आवाज, जब गजनी ने ये समाचार सुना, आवाज शब्द का यहाँ पर है समाचार का पर्याय। तो जब गजनी के शासक शहाबुद्दीन ने ये आवाज सुनी, चढ़्यो साहबदीन बर, उन्हें ये सूचना मिली कि पृथ्वीराज समुद्र शिखर की ओर गया है, तो उसने दिल्ली पर चढ़ाई करने का मन बना लिया और निश्चय कर लिया और उसने अपने वीर सैनिकों को बुलाया। उसमें कौन थे? खुरासान सुल्तान, खुरासान के सुल्तान थे, ताशकंद थे, काबुल के मीर थे। इन सब को उन्होंने, धुरंधर थे, वीर सैनिक थे, योद्धा थे, उन्हें इकट्ठा किया। जग जुरन जालिम जुझार फुजसार भार भूए, और ऐसे वो वीर थे कि जो जंग में जूझने वाले जालिम जुझारू थे और अपने प्राणों की परवाह नहीं करने वाले थे। बहुत ही वीर, रणबांकुर, निर्दयी और युद्ध में प्रचंडता से युद्ध करने वाले ऐसे थे। भुजसार भार भुए, और उनकी भुजाएं ऐसी भारी भारी बलशाली थी कि जो लोहे के भी भार के समान थी और पूरी धरती को अपनी भुजाओं में समेटने की शक्ति रखती थी। ऐसे उन वीर योद्धाओं की भुजाएं बलशाली थी। और उनका चलना कैसा था? धरधम की भजिशेष, जब वो धरती पर चलते थे तो उनके चलने से धरती क्या है, पूरी कांप उठती थी, धमक उठती थी, व्याकुल हो जाती थी, और जिससे कि शेषनाग व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगता था, अपना स्थान छोड़ता था। गगन रवि लुपिरैन हुआ, और उस विशाल सेना के चलने से सूर्य आसमान में क्या है, सूर्य लुप्त हो गया था। कारण, जैसे ही वो विशाल सेना चलती थी, भयंकर प्रस्थान करती थी, तो चारों तरफ धूल ही धूल उड़ जाती थी और उस धूल के उड़ने के कारण उस धूल में, उड़ी हुई धूल में सूर्य छिप जाता था, लुप्त हो जाता था और ऐसा लगता था रेन शब्द का अर्थ है रात्रि, दिन में ही रात हो गई हो, ऐसा लगता था कि दिन में ही रात्रि का मौसम, वातावरण आ गया है और चारों तरफ रात हो गई है। उल्टी प्रवाह मनु सिंधु सर, रुक की राह अड़ियो रही, तिहि धरि पृथ्वीराज सो, चंद वचन ही विधि कहे। और पृथ्वीराज की सेना को शहाबुद्दीन गौरी की सेना इस प्रकार आक्रमण कर रोकने का प्रयास कर रही है जैसे कि समुद्र की लहरों को नदी रोकने का प्रयास करती है, परंतु वो सफल नहीं हो पाती है। तो इसमें यही बताया है कि किस प्रकार से शहाबुद्दीन गौरी जो है अपनी सेना में जुझारू वीर योद्धा सैनिकों को बुलाता है। खुरासन के सुल्तान, काबलिया, काशी, मीर, ताशकंद, इन सब को एकत्रित करता है और उनकी सेना इतनी भयंकर है कि जिनके चलने से धरती डगमग करती है, शेषनाग भी व्याकुल हो जाता है और अपने स्थान से इधर उधर भागने लगता है और धरती में चारों तरफ क्या है, उनके चलने से कंपन होता है, आसमान में धूल उड़ जाती है और उस धूल में सूर्य लुप्त हो जाता है और सूर्य के लुप्त होने के कारण दिन में ही रात्रि का सा वातावरण बन जाता है। और ये सब वर्णन जो है, तिहि धरि राज पृथ्वीराज सो, ये सब वर्णन किसने कहा? चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के सामने समक्ष किया, उनके सामने कहा। ये सारा वर्णन उनके कवि पृथ्वीराज चौहान के कवि जो हैं चंद बरदाई, उन्होंने उन्हें सुनाया।
आगे बढ़ते हैं और अगला पद देखते हैं। इस पद में ये कवि कह रहा है कि जब समुद्र शिखर के निकट पृथ्वीराज चौहान भी पहुंच गए हैं और कुमोदमणि की बारात भी पहुंच गई है। तो दोनों कुमोदमणि वो हैं जिनके साथ पद्मावती का लग्न निश्चित होता है। तो कुमोदमणि की बारात और पृथ्वीराज चौहान दोनों समुद्र शिखर पहुंच गए हैं और वहां उनके आने के बाद कुमोदमणि की बारात का स्वागत पद्मावती के पिता किस प्रकार से करते हैं उसका चित्रण इसमें किया गया है। निकट नगर जब जान जाय वर बींद उभय भय, समुद्र शिखर घर नत इंद्रदुह घोर गए। अगिवानी अगवान कुंवर बनि बनि है सजती, दिक्खन कोत्रिय सभी चढ़ी कोक छाजन रज्जती। बिलखवी आवास कुबरी पर मनोरहा छाय सूरत, छक्ति गवा की पल 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 की दिखत पद तिल्लिस पति। तो यहाँ पर ये पद कहता है कि जैसे ही निकट नगर के निकट पहुंचे, समुद्र शिखर के नगर निकट पहुंचे हैं कुमोदमणि की बारात। निकट नगर जब जान जाए बर बींद उभय, उभय दोनों पक्ष के जो दूल्हे हैं वीर है पृथ्वीराज चौहान और कुमोदमणि पहुंच गए हैं। समुद्र शिखर घर नत इंदु दुह घोर खयो। तो राजा विजयपाल कुमोदमणि की बारात के स्वागत के लिए नगाड़े बजवाते हैं और नगाड़ों की ध्वनि जो है चारों तरफ फैल जाती है, पूरी वातावरण को घेर लेती है। और फिर आगे क्या कहते हैं कवि कि कुमोदमणि भी अपनी बारात में पूरी गर्जना के साथ अपने आने की सूचना देता है और इस प्रकार से समुद्र शिखर में पूरा उत्साह और उल्लास का वातावरण छा जाता है। अगिवानी अगिवान कुंवर बनी बनी है सजिए। और बारात के आने का समाचार सुनकर समुद्र शिखर के जो राजकुमार हैं वो भी सज धज कर कुंवर, ये शब्द है समुद्र शिखर के राजकुमारों के लिए। तो समुद्र शिखर के राजकुमार भी सज धज कर अपने घोड़ों पर सजाकर अपने घोड़ों को और बारात की अगवानी के लिए, उसके स्वागत के लिए नगर के बाहर आते हैं। दिक्खन कोत्रिय सभी चढ़ी गोश छाजन रजती। त्रिय शब्द का अर्थ होता है स्त्री। तो इस प्रकार से नगर में जब बारात के आने की सूचना फैलती है तो उस बारात को देखने के लिए सभी स्त्रियां जो है बड़ी उत्साहित होती हैं और उस बारात को देखने के लिए वो गवाक्षों और छज्जों पर चढ़ जाती है और वहां पहुंचकर कुमोदमणि की बारात को देखने लगती हैं। विलखी आवाज कुबरी बरण मनोराहत छाया सुरती। परंतु पूरे समुद्र शिखर में तो उल्लास का, आनंद का वातावरण छाया हुआ है, परंतु एक व्यक्ति है जो कि दुखी है, निराश है, और वो है पद्मावती। बिलखी आवास कुबरी वर, उस राजकुमारी पद्मावती वो जो है वो बहुत ही व्याकुल है और पृथ्वीराज चौहान की प्रतीक्षा कर रही है और उसके चेहरे पर विषाद की, निराशा की छाया छाई हुई है और वो केवल और केवल पृथ्वीराज का ही मार्ग देख रही है और उसका मुख जो इस प्रकार से विषाद से, निराशा से मलिन हो चुका है जैसे कि चंद्रमा को राहु ने ग्रस लिया हो। छक्ति गवाक्षी पल पल की दिखती पल दिल्लिस्पति। और वो बार बार गवाक्ष की तरफ, झरोखों की तरफ झांकती है, पृथ्वीराज के आने वाले मार्ग की तरफ झांकती है और देखती है, दिखती, यहाँ श को उच्चारण करना है ख्या हमने, दिल्ली के पथ की ओर दृष्टि लगाए हुए केवल और केवल पृथ्वीराज चौहान की वो प्रतीक्षा कर रही है। तो इस पद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से कुमोदमणि की बारात के आने पर समुद्र शिखर में उसका स्वागत किया जाता है, आनंद उल्लास का वातावरण छा जाता है, नगाड़े ढोल की ध्वनि सुनाई देती है और पद्मावती किस प्रकार से व्याकुल है और उनके चेहरे पर निराशा की छाया छाई हुई है और वो पृथ्वीराज चौहान का ही प्रतीक्षा कर रही है और उनके आने के मार्ग की तरफ बार बार देखती है। तो आज की कक्षा में हमने हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले पृथ्वीराज आसो के पद्मावती समय के पदों का अध्ययन किया। इससे आगे की कक्षा में मिलेंगे पृथ्वीराज आसो के पद्मावती समय के अन्य पदों के साथ। तब तक आप अपने स्तर पर इन पदों का अध्ययन कीजिए। आगे की कक्षा में मिलते हैं पद्मावती समय की ही शेष पदों के साथ। धन्यवाद।